ओके, तो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आ जाएंगे आज के लेक्चर में। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है? अच्छा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को समझने के लिए ना थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा पहले इस ट्रीटमेंट की तरफ। ये मैं आपको ट्रीटमेंट जल्दी से समझा दूं, फिर मैं इसके नॉमेनक्लेचर और बाकी चीजों की तरफ आऊंगा। ओके सर। ओके, तो एरोमेटिक कंपाउंड जो थे ये मिले थे एट द स्टार्ट ऑफ लाइक लेट 1800s और 1900s का ये कंपाउंड है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो थे ना, ये स्टार्ट में जो कोल था ना, कोयला, उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में फाइंड हुआ था फर्स्ट टाइम। सर, और जी, सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पास नहीं नहीं बेंजीन नहीं रिंग नहीं होती है? नहीं ना, जी जी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये हम आगे जा देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि उसमें 6 कार्बन वाली एरोमेटिक रिंग ही हो। ओके। एरोमेटिसिटी एक्चुअली कैरेक्टर का नाम है पूरा। ये मैं आपको वन बाय वन ओके। समझाता हूँ। सबसे पहले समझे कि इसका जब एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला गया, एक मेथड लिखा हुआ वेपर डेंसिटी मेथड, उसके जरिए जब वेपर आपने निकाला डेंसिटी ना। में? हाँ, ये बुक में लिखा हुआ है हमारा। तो वेपर डेंसिटी एक मेथड था जिसके जरिए इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड किया गया था स्टार्ट में ना, जब जी बेंजीन सर। नया नया डिस्कवर हुआ था। और फिर इसमें नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन देखे गए। तो वहां से ये बात वाजिया हुई कि इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है वो 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। तो जब कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, तो ये एक सेपरेट क्लास ऑफ कंपाउंड है। ये सॉरी, इनको कहा गया कि ये एक अनसेचुरेटेड क्लास ऑफ कंपाउंड हो। ठीक है। ओके। ओके। ओके, यहाँ देखिए, जो मैंने अभी वेपर डेंसिटी का जिक्र किया ना, वो आपको यहाँ मिलेगी। ये देखिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेपर डेंसिटी। ओके। हाँ जी। और यहाँ पर इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आया था वो C6H6 आया था। बेसिकली ठीक है इस, बेंजीन। जी। तो अब यहाँ से हमें याद रखना है कि C6H6 हमारे पास क्या नाम है, कंपाउंड आ गया और उन्होंने कहा ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। अब स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो ये पहली चीज, ये सैचुरेटेड तो हो ही नहीं ना सकता। जी सर। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि CnH2n+2। ना ही इसका फार्मूला CnH2n है, और ना ही इसका फार्मूला CnH2n-2 है। ना ये -2। अल्केन है, ना अल्कीन है, ना अल्काइन है। ना अल्काइन है। तो इसका मतलब ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन ये मल्टीपल डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स रखता होगा। तो स्टार्ट में साइंटिस्ट ने कहा कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन सकता है कि 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन्स हैं। तो उन्होंने इसको अरेंज किया इस पैटर्न पे। और एक साइंटिस्ट ने कहा नहीं जी नहीं, स्ट्रक्चर तो ऐसे हो सकता है, लेकिन ये ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ओके सर। अच्छा, ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपको फील हो जाए कि एरोमेटिक करेक्टर असल में होता कैसे। ओके, तो ये हमारे पास सामने एक कंपाउंड आ गया। आप देख रहे हैं इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है। जी अब सर। मुझे एक बात बताइए, जो भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर उसमें KMnO4 ऐड किया जाए तो क्या वो रिएक्शन करता है कि नहीं करता? कर देगा कौन सा रिएजेंट कहते हैं इसको? सर। के मैनो फोर को? हाँ जी, ये हमने तो कल शायद पढ़ा है, कल परसों। बेटा बायर्स रिएजेंट, बायर्स रिएजेंट, यस। नाम याद रहना चाहिए। और इसमें कितने परसेंट होता है? इसके अंदर बायर्स रिएजेंट होता है। मेरे पास था ये वन बायर्स। परसेंट अल्कलाइन 1% KMnO4। अल्कलाइन के एम एन ओ फोर, यस। तो अभी वो आपको रिवाइज। पता है कि जब हम ऐड करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? डीकलराइज हो जाएगा ना। ये डी कलराइज। तो अगर ये डीकलराइज हो जाए तो इसका मतलब अनसैचुरेशन है। जी सर। लेकिन बेंजीन में जब उन्होंने ये ऐड किया तो रिजल्ट क्या था? नो डी कलराइजेशन। पंगा पड़ गया, जी सर। परेशानी बन गई। ये तो कलर को
अब ये सैचुरेटेड कैसे हो सकता है? C6 है H6 है, लेकिन आप इसको क्योंकि KMnO4 तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को नहीं करता, यस सर। है भी सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन। पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा, अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसकी पोजीशन 1 2 3 3 4। 4 5 6, 6 पोजीशन बनती है ना इसकी। जी सर। तो इसका मतलब अगर मैं पहली पोजीशन पे कोई चीज यहां लगाऊं तो ये 1 पोजीशन पे आएगी, 2 पे लगाऊं तो 2 आएगी, 3 पे लगाऊं तो 3 लगाएगी। जी। जबकि बेंजीन में, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये पैरामेटा वाली सिचुएशन जहाँ पे आ जाएगी। नहीं नहीं, अभी नहीं, वो आगे आएगा। ओके। बेंजीन में सिर्फ और सिर्फ 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन। सर इसकी समझ नहीं लगी, वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड, इसका क्या मतलब है? देखिए, आपको पता है कि बेंजीन का असल में तो स्ट्रक्चर ये नहीं होता ना, लेकिन जब नहीं इसका साइंटिस्ट को नहीं नहीं है। पता था तो बेंजीन तो ये है ना, इसमें हाँ जी जहां ये है मेरे मर्जी को। क्लोरीन लगा दो, हम्म। यहां लगा दो, यहां लगा दो, जहां से भी लगाएंगे वहीं से 1 स्टार्ट हो जाएगा ना। हाँ जी सर। बेंजीन में तो सिर्फ एक ही पोजीशन है मोनो सब्स्टिट्यूशन की। जबकि आपके पास जो जो ये स्ट्रक्चर था, ओपन चेन, इसमें एक पोजीशन नजर आ रही है, इसमें तो हमें डिफरेंट पोजीशन नजर आ रही है। नहीं नहीं, इसमें मल्टीपल है। इसका मतलब ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूशन पोजीशन थी बेंजीन की, इसकी मल्टीपल थी। बात समझ आई? यस सर। तीसरी चीज, यहां पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपके पास जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि हम इसको अनसैचुरेटेड कह रहे थे ना, यस। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ एडिशन रिएक्शंस देते हैं। ओके। लेकिन हाँ ये हमने उसमें पढ़ा था जहाँ के एल्केन्स, क्योंकि वो नहीं एडिशन नहीं देता क्योंकि वो जी, सैचुरेटेड सैचुरेटेड। सैचुरेटेड है ना, हाँ जी। लेकिन जो बेंजीन है C6H6 है, बच्चे ये तो सब्स्टिट्यूशन भी दे रहा है, एडिशन भी दे रहा है। ये स्पेशल केस है। इसका मतलब ये अल्केन अल्कीन अल्काइंस की क्लास का कंपाउंड ही नहीं है। नहीं ये अलग ही चीज है यानी। फिर जो बेंजीन थी, इसके अंदर 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे थे हाइड्रोजनेशन करते हुए, और ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो रहा। इसका मतलब इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो ऑलमोस्ट 40 इयर्स के बाद, ये सारी डिस्कवरी के 40 इयर्स कैक्यूल के ने। बाद किक्यूल ने कुछ स्ट्रक्चर प्रपोज किए, जिनमें उसने कहा कि आपके पास बेंजीन जो है, यानी जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये एक स्पेशल सेपरेट क्लास ऑफ कंपाउंड है, जिसमें कार्बन है और हाइड्रोजन लगे हुए हैं ऐसे हर कार्बन के साथ। जी सर। और उसने एक और बात यहां पर ये की कि इसके अंदर ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये। सिंगल बोन। लेकिन क्यूल के स्ट्रक्चर पे प्रॉब्लम ये आई कि भाई डबल बॉन्ड की लेंथ तो सिंगल बॉन्ड से छोटी होती है, जी ये बिल्कुल सही। सिंगल बॉन्ड की लेंथ बड़ी है और डबल बॉन्ड की लेंथ छोटी है। जी सर। तो सिंगल बॉन्ड आप की लेंथ, हाँ कैसे लेंथ कह बड़ी है सकते हैं ठीक कि है। यहाँ पर सिंगल और डबल बॉन्ड है? क्योंकि लेंथ तो सारों की क्या है, सेम बराबर। नहीं हो सकती। लेकिन बेंजीन के अंदर जो लेंथ है कार्बन कार्बन की, वो कितनी है? सबकी बराबर है। वो है 15। 1.397 हाँ 397 आर्मस्ट्रॉन्ग। जी। ये तो नॉर्मल से भाई डिफरेंट है। ये नॉर्मल से डिफरेंट क्यों है? और यहाँ पर देखें, जहां डबल बॉन्ड आ रहा है उसकी लेंथ छोटी हो रही है, जहां सिंगल बॉन्ड है उसकी लेंथ बड़ी हो रही है। जी सर। तो किक्यूल के स्ट्रक्चर में भी ये एक प्रॉब्लम थी। फिर आता है जो हमारे सिलेबस में भी लिखा हुआ है पीएमडीसी के, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑर्बिटल थ्योरी। हाँ जी ऑफ यस। बेंजीन। इसमें ये ये। कहा गया कि जी सर। बेंजीन जो है ना बेटा, असल में ऑल्टरनेट फाइव बॉन्ड्स। इसमें पाई बॉन्ड्स होते हैं। ये और हम्म। करना आपने, इसमें पाई बॉन्ड्स हैं, लेकिन किस तरह से? ये एक बेंजीन का प्लेनर स्ट्रक्चर बनाया, और ये सारे sp2 हिब्रिडाइज्ड हैं। ये जितने कार्बन है ये
sp2 sp2 hybrid है। hybridized है। sp2 s बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड sp2 जी सर। sp2 बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अच्छा, हम्म। तो यूं उन्होंने इसके जो स्ट्रक्चर बनाए, अब गौर करना है आपने इसके ऊपर। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर डबल बॉन्ड बना सकते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड बना सकते हैं, और यहां पे डबल और बॉन्ड बना सकते हैं, तीसरे ऑल्टरनेट हो गए। अल्टरनेट। और एट द सेम टाइम क्या ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड नहीं बना सकते? कौन से, अगर ये ये ब्लू दोनों वाले आपस जो में आपने बनाएंगे, हाँ मार्क जी, जो लगाया? ब्लू वाले बना रहा हूं, तो ये इधर बना सकते हैं, और ये। ये बना बना सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लोकलाइज्ड नहीं है, इन्हें कहा हम्म। जाता है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन। हाँ वो इलेक्ट्रॉन, अच्छा हाँ, इनका एक क्लाउड बन जाता है जो उसके इर्द इर्द गिर्द एग्जैक्टली घूमते हैं। तो ये यहाँ पर क्लाउड की फॉर्म में हर वक्त घूम रहे होते हैं, रुके हुए नहीं होते। हाँ ये इसीलिए ऊपर हम नीचे उसके दोनों बेंजीन तरफ में, आता है। जी जी हाँ जी हाँ जी, हाँ, ठीक है। तो हम ठीक है ठीक। बेंजीन में जो ऐसे रिंग बनाते हैं, ये रिंग असल में एरोमेटिक कैरेक्टर को शो करता है। ये क्या ओके। है इसका? ठीक हो गया, ये एक एरोमेटिक करेक्टर ही एरोमेटिसिटी है। शो कर रहा है। हाँ हाँ, वो एरोमेटिसिटी क्लाउड का दिखा रहा है मतलब क्या है? बेसिकली। कि इलेक्ट्रॉन रिंग की फॉर्म में मूव कर रहे होंगे। ये एक सेपरेट क्लास ऑफ फैमिली है जो कि बाकी एल्केन एल्कीन अल्काइन से एल्कीन और नहीं एल्काइन मिलती। से वहां मुख्तलिफ पे है। हाँ। लोकलाइज्ड फॉर्म होते हैं, यहाँ पे डी लोकलाइज्ड है। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ बेंजीन ही हो, आपके पास फॉर एग्जाम्पल थायोफीन है, तो यहां पर भी कौन सा? इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। अच्छा था। कोई भी ऐसा पिरिडीन है जैसे, कोई भी कंपाउंड हो सकता है जिसके अंदर आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हों, ऐसे तो घूमते अच्छा, जाएं। ये मैटर नहीं करता कि सिर्फ कार्बन की चेन हो, कंपाउंड डिफरेंट कौन चेन भी सा है? हो जी सकती है। जी जी जी, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, याद हाँ है? हेट्रोसाइक्लिक के अंदर भी यानी हमें मिल तो जाएगा ये। एरोमेटिक का मतलब क्या है? एरोमेटिक का मतलब है हाइशों के भंवर में रहता हूँ, बेंजीन का रिंग हूँ, सफर में रहता हूँ। जी या जी यूं सर, कह लो, समझ गया। हाइशों के भंवर में रहता हूँ, एरोमेटिक रिंग हूँ, सफर में रहता हूँ। ये रिंग घूमता रहेगा, जी सर। ये कभी भी स्टॉप नहीं करते, नहीं इसमें करेगा। इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली घूम रहे होते हैं। इन्हें कहा जाता है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, और यही बात इलेक्ट्रॉन्स। जो है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट में बकायदा बताई गई है। अब आपके साथ मैं दूसरी स्लाइड शेयर करता हूं तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर स्क्रैप, जस्ट अ मिनट, ये आपको यहाँ नजर आएगा कि जब हमने ट्रीटमेंट किया है तो ये सारे sp2sp हिब्रिडाइज्ड है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। और आप यहाँ देखेंगे, आपके पढ़ने वाली चीज है वैसे, ये इलेक्ट्रॉन इस रिंग में ऐसे ऊपर की तरफ या इस नीचे वाली रिंग में नीचे की तरफ ऐसे ये मूव कर रहे ये होते हैं। 120 डिग्री उसका, ये। जी जी, इनके दरमियान एंगल जो है, और कार्बन कार्बन ओके। की बॉन्ड लेंथ भी सेम है, ठीक है। जी। और यहाँ तो सर देखें ये नॉर्मली आपके पास, स्ट्रेट, जी, जो स्ट्रेट चेन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन की 1.54 है बेसिकली, और डबल एग्जैक्टली बॉन्ड डिफरेंट। और जो अच्छा ये बेंजीन देखिए, में है वो 1.397। यहाँ पर ना एक एनर्जी ट्रीटमेंट, इसे कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अगर जी हमारे सर। पास एरोमेटिक कंपाउंड में ऑल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड होते, तो इसकी एनर्जी कितनी आती हाइड्रोजन ऐड करने के बाद? -358.5 किलो जूल्स पर मोल। जी लेकिन सर। बेंजीन में जब हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो इसकी एनर्जी कितनी आ रही है? 150। अच्छा, -208। -102। डिफरेंस 150 का है। इसका मतलब ये है, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा, और जितनी कम एनर्जी होगी उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। टेबल तो होगा। बेंजीन तो अल्कीन से भी ज्यादा स्टेबल है, यानी डबल बॉन्ड से हाँ भी ये ज्यादा भी। स्टेबल है, जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो। इसमें जी तो सर। 3 डबल बॉन्ड कह रहे हैं ना, हाँ तो ये हमने पहले इससे ही भी पढ़ा ज्यादा था। स्टेबल है। जी जी, इसका मतलब ये सेपरेट क्लास ऑफ कंपाउंड है, सारे साइक्लोहेक्सेन बना रहे हैं। लेकिन जब हम 3 अल्टरनेटिंग बेंजीन। सिंगल डबल बॉन्ड पर जाते हैं, अगर 3 अल्टरनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड होते, ये इफ है, हमने लेट किया हुआ है, अगर ये होते तो एनर्जी कितनी होनी चाहिए थी? देखो ना, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इसकी एनर्जी जी सर। कितनी है? वन -119.5। फाइव यहाँ कितनी होनी चाहिए थी? 3 है ना, -119.5 मल्टीप्लाई बाय 3, विच इज इक्वल टू वो तो माइनस थ्री ज्यादा होनी फिफ्टी एट चाहिए। पॉइंट फाइव एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन एनर्जी कम है। इसका मतलब इसमें अल्टरनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है। नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन एक सेपरेट क्लास ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये घूम रहे हैं रिंग के अंदर। यही सारे का सारा आपका
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है, और इसी के साथ आपका सारा ये डिटेल एक्सप्लेन हुई है। बात समझ आई? ओके सर। यस सर। ओके बेटा, ये चीज जो है ना ये आपने याद रखनी है। यहां से मैं यहाँ पर ये पेस्ट भी कर रहा हूँ, और ये मैंने आपको ग्रुप में भी वैसे भेज दिया है, ताकि आपको टॉपिक याद रहे इंशाल्लाह, और आपको एरोमेटिक करेक्टर समझने में इशू नहीं होना चाहिए। अब ठीक है? ओके सर। तो ये यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन की स्लाइड में इसको ऐड भी कर दिया माइक को। ठीक है बच्चे, ये नोट्स यस आपको सर। मिल जाएंगे आपके ग्रुप में, तो आप वहां से इसको यूज कर लेंगे, और ये अब आपको नहीं भूलना चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है? और इंशाल्लाह। यहाँ देखें, ये एनर्जी यहाँ पे सारे 1.54 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और ये कार्बन बेंजीन के। इसका मतलब ठीक ये है। 1.397 ये सिंगल और डबल बॉन्ड के दरमियान में आ रहा है। यस सर। सिंगल बॉन्ड से छोटा और डबल बॉन्ड से बड़ा। बड़ा। ठीक है? अच्छा, यहां देखिए, विच स्टेटमेंट, अब ये एमसीक्यूज है आपका, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बेंजीन? इट हैज 120 डेल्टा। बॉन्ड एंगल। यस। डेल्टा डेल्टा। कार्बन हाँ बॉन्ड जी, लेंथ हरा नहीं। तो ये तीनों ठीक है। डेल्टा ऑप्शन जो है ना इसका ये राइट आंसर। जी ठीक हो सर। गया बच्चे? यस यहां सर। तक बेंजीन की कोई प्रॉब्लम? नो सर, बिल्कुल क्लियर। अच्छा बेटा, अब आते हैं हम लोग इनके नोमेनक्लेचर की तरफ। बेटा हमें कुछ चीजें याद रखनी होती हैं, जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन, टॉलीन, बाइफिनाइल, इथीलीन, हमें स्ट्रक्चर से बाइफिनाइल, याद रहना चाहिए। डाइफिनाइल ठीक है? मीथेन, बाइफिनॉल, ये मुझे याद है, मैंने की हुई ये है याद। सारे के सारे, अच्छा यहाँ देखो, अगर मैं बात करूं, ये 1 और 2, ये इस पोजीशन को हम ऑर्थो भी कहते हैं। ये पोजीशन ऑर्थो होती है, इसको हम मेटा कहते हैं। ये ऑर्थो, ये मेटा, और ये पैरा पोजीशन होती है। पैरा। जी। तो ऑर्थोजाइलीन, जाइलीन का मतलब क्या होता है? जब 2 CH3 ग्रुप आपके पास एक ही बेंजीन पे लगेंगे, उसको जाइलीन कहते हैं। 1 2 ठीक। डाइमिथाइल होगा तो ऑर्थोजाइलीन, 1 3 होगा तो मेटाजाइलीन, 1 4 होगा तो पैराजाइलीन। पैरा। सर एक अब सवाल यहाँ था देखो, मेरा। जी जी, मैं ये ना बोर्ड में एक एमसीक्यू आया था इसके रिलेटेड के, ये उन्होंने ग्रुप दे दिए थे जिस तरह ने लाइक CH3 हो गया, OH हो गया, हम्म ये दो तीन उन्होंने दे दिए। और उन्होंने हम्म, पूछा था ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा है, वो मैं पैरा है, बताता हूँ, वो आगे है, कौन? वो आगे ऑर्थो मेटा पैरा, वो मैं आपको समझाता हूँ, वो अगली कहानी, वो आगे आएगी। ओके। ओके, फिनोल, एनिलीन, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन सल्फोनिक, ये सारे नाम हमें याद होने चाहिए। ओके सर। क्लोरोबेंजीन, मिथाइल बेंजीन, इसी का कॉमन नेम टॉलीन है, इसी का आईयूपैक नेम मिथाइल बेंजीन है। इसी तरह इथाइल हम्म। बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन वगैरह वगैरह। अच्छा ओके यहां सर। देखो, अब इसका कॉमन नाम है बेंजल्डिहाइड, जब CHO लगा होता है, हम्म। और जब NH2 लगा होता है इसका नाम होता है एनिलीन। एम आई एनालीन, क्योंकि एनाइल ग्रुप की वजह से। अब हम इसको किसके हिसाब से नाम देंगे? हम NH2 के हिसाब से नाम दें तो हमारी पूरी रिंग का नाम बनता है एनिलीन, और अगर हम CHO के हिसाब से नाम दें तो हमारा नाम बनता है बेंजल्डिहाइड। जी सर। तो हमें नाम देना होता है प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यानी NH बाद में आ रहा है और CHO पहले आ रहा है, इसका मतलब हम ओके। उसको नाम देंगे CHO के अकॉर्डिंग। तो CHO के अकॉर्डिंग जब नाम दिया तो इसका नाम बना 1 2 बेंजल्डिहाइड। अमाइन, हाँ ठीक है, 1 2 तो अमाइनो हमने बेंजल। NH2 को फिर क्या कह दिया? अमाइन कह दिया। अमाइनो कह दी। ठीक है? इसी तरह यहां देखो, OH भी है, अगर OH के हिसाब से नाम दूं तो मैं इसको फिनोल तो कहूंगा। थ्री, हाँ तो अगर थ्री हाइड, COOH के हिसाब से नाम दूं तो बेंजोइक एसिड थ्री कहूंगा। हाइड्रोक्सी, फिर हमें वो एल्डी बेंजोइक जी, एसिड तो का। फिर मुझे इस प्रायोरिटी, ये आपने याद करना है, मेमोराइज रखना है कि ठीक है। COOH पहले आता है, इसका मतलब OH बाद में आ रहा है, ये पहले आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने नाम देना है। ठीक सर। अच्छा यहाँ पर देखो, व्हाट इज द करेक्ट प्रायोरिटी पॉलीफंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? ये एंटी टेस्ट का एमसीक्यू था पास्ट पेपर का। ओके, अल्फा आंसर हो गया यानी बेसिकली। ठीक हो गया? ये बात समझ आ हाँ गई? जी। यस सर। चलो, तो इसमें CHO, CN एंड CHO, तो अल्फा इज द राइट आंसर। आंसर। ठीक है? ओके अच्छा, सर। 3 क्लोरो आयोडोबेंजीन, C पहले आता है, I बाद में आता है, अल्फाबेटिक है ना? जी सर। अच्छा, फिर आप देख लो कि हम अल्फाबेटिकली इसको नाम देते हैं हमेशा। यहाँ देखो, NH2 बाद में आ रहा है, OH पहले आ रहा है, तो 2 अमाइनो फिनोल बन गया। 4 क्लोरो यस। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। CH3 पहले आ रहा है, बाद में आ रहा है, 2 आयोडोटोलीन आ गया, इसका नाम टोलीन है ना, कॉमन नेम। यस सर, टोलिन है। तो टोलीन के हिसाब से जिसका नाम उसका दिया। जिस तरह पिछले का वो 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन का नाम। हम्म
जी इसका सर। clear। ठीक हो गया? यस याद सर, रहेगा समझ। ना? ये यस। हमारा सारा क्लियर हो गया। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन है, बेंजीन का बिहेवियर अपने बाकी ग्रुप से डिफरेंट है। अब याद रखना आपने कि बेंजीन और अल्काइन, इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? देखो अल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज्यादा ओके। रिएक्टिव कौन है? अल्कीन। एल्कीन्स। अल्कीन के बाद हमने देखना है कि अल्कीन से कम रिएक्टिव कौन है, अल्काइन या बेंजीन। अल्काइन अनसैचुरेटेड है, जबकि जी सर। बेंजीन एरोमेटिक है। आप इस रूल से याद रखना, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव देन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओके सर। तो फिर तो इसका यानी इसका मतलब एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू बेंजीन। अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है, अल्कीन सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद एल्काइन, फिर अल्काइंस, बेंजीन, फिर फिर एल्केन। बेंजीन। शाबाश, ये ऑर्डर याद है ना? बिल्कुल समझ। तो ये ऑर्डर पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं। हाँ जी सर, हमने पढ़ा, पीछे किया था, मैंने रिवाइज किया था उस टॉपिक में, याद आ गया। हाँ जी, बेंजीन और इसके बाद आता है अल्कीन। एल्कीन। तो यहां पर मैंने ये ऐड कर दिया सारा, आप इसको एक बार रीड कर लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है? ठीक है। अल्काइन अनसैचुरेटेड है, उसकी अनरिएक्टिविटी की वजह उसके डबल अनसैचुरेशन नहीं है, बल्कि उसका जो एक पिक्यूलियर बिहेवियर है वो है। अदरवाइज ज्यादा ठीक। रिएक्टिव इसी को होना चाहिए, अल्काइन को, ठीक है? और जब ओके भी सर। रिएक्टिविटी का कंपैरिजन होता है अल्कीन्स और अल्काइंस का होता है, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस। अदरवाइज बेंजीन जो है ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के दरमियान वाला कंपाउंड है, इसे हम इन बिटवीन कहते हैं। ओके सर। ये इन बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये भी आपका बेटा एंटी टेस्ट का एमसीक्यूज है। बेंजीन कैन नॉट अंडरगो। अब बेंजीन कौन सा रिएक्शन नहीं करता? बेंजीन सब्स्टिट्यूशन भी करता है, एडिशन भी बेंजीन करता है। एडिशन भी करता है, अब बेंजीन बेंजीन ऑक्सीडेशन भी करता है। ऑक्सीडेशन भी करता है, एलिमिनेशन नहीं करेगा। लेकिन बेंजीन एलिमिनेशन नहीं करता, याद रखना है। ठीक है सर। डायरेक्टली बेंजीन एलिमिनेशन नहीं करता। हाँ, ये देखें, बेंजीन है ये, तो बेंजीन में, एलिमिनेशन के लिए बीटा बीटा कार्बन जी चाहिए ना जी, बेसिकली। बीटा कार्बन के साथ कोई हैलोजन वगैरह लगा हो ना इसके साथ, हाँ जी। फिर तो वो एलिमिनेशन करेगा ही नहीं। करेगा। हाँ। करेगा, अगर हैलोजन लगा होगा तो करेगा, ओके अगर सर। अल्कोहल लगा होगा तो करेगा। अदरवाइज ये बेंजीन तो जो है ना जैसे सर, सिंपल, अच्छा वो अच्छा, एलिमिनेशन नहीं बेसिकली इस करता। वजह से, यानी अगर जो हमने टोलीन है, टोलीन में अगर वो बीटा हाँ, कार्बन पे होता तो तब वो कर सकता था, लेकिन वो वो अल्फा के ऊपर है हमारे पास टोलीन जो है ना, उसमें से हाँ ओएच जी। निकाल सकते हैं, उसमें से एलिमिनेशन हो सकती है, लेकिन सिंपल बेंजीन में से नहीं हो सकती। ठीक है, वो सिंपल बेंजीन की ये बात कर रहे हैं ना। जी, ये एंटी टेस्ट का एमसीक्यूज है, याद रखना। ठीक है, यानी ये अगर भी वो कंबाइंड फॉर्म में बेंजीन हुआ है, जैसे लगा एग्जैक्टली टोलीन हो गया, वो कर सकता है एलिमिनेशन। बिल्कुल वो कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। लो ठीक है बेटा, सर। इसके आगे इसके रिएक्शंस हैं, आप जानते हैं एडिशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन ऐड ठीक है। किया आपके पास हेक्सेन बन गया, ब्रोमीन ऐड किया आपके पास ब्रोमोल्कीन बन गया सनलाइट की मौजूदगी में, इसका एरोमेटिक करैक्टर ही खत्म हो गया। बेंजीन को जलाते हैं तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन याद डाइऑक्साइड। रखना। बेंजीन जो है ना ये स्मोकी फ्लेम देता है। ओके सर। अगर मुझे सर पता इधर भी, करना हो जला इधर भी जी वो जी, फॉर्मूला लगता है, जहां कंबस्शन का आ जाए वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। जिंदगी में जहां आ जाए आपने ये फार्मूला अप्लाई कर देना बेटा, ये ठीक है। हाइड्रोकार्बन का एक ही फार्मूला है। अच्छा, ठीक आपको है पता सर। है कि स्मोकी फ्लेम का मतलब क्या है? जब हम मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, हाँ तो जी। आपने देखा होगा कि कैंडल का धुआं ज्यादा काला होता है। हाँ जी, हाँ जी, काला सा बर्न करता है, यस। जी, वो जो काला धुआं है ना, वो असल में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की वजह से होता है। ये ओके आपने सर। याद रखना है कि जितने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये स्मोकी, इनकी पहचान ही इनका स्मोकी फ्लेम होती है। यानी हम जला के देख लेते हैं, ये आप देख रहे हो यानी पिक्चर, आइडेंटिफिकेशन ही उनका स्मोकी फ्लेम है। ये पिक्चर देख रहे हो ना, हाँ जी सर। तो ये काला कर देते हैं। यही वजह होती है कि लकड़ी, तंदूर में लकड़ी जलाई जाए ना तो तंदूर अंदर से काला हो जाता है, लेकिन हम सुई गैस जलाते हैं तो वो काला नहीं होता। सो देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, तो ये आपने याद रखना है कि इनका स्मोकी फ्लेम होता है, ठीक है? ये इनकी पहचान ओके। भी है। अच्छा, यहाँ देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ वाटर, इसके अलावा इसकी ऑक्सीडेशन है। बेंजीन आम रिएजेंट के साथ तो ऑक्सीडाइज होता ही नहीं ना,
KMNO4 बेंजीन के और लिए आपको यूज करना K2 पड़ता है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी V2O5। V2O, ये है वाइनेडियम पेंटा, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यानी KMNO4 और K ये जो है ना हमारे वीक पोटेशियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डाइक्रोमेट ये नहीं करता, ये नहीं करते। इसकी कंडीशन याद ठीक है। रखेंगे, 450 डिग्री सेल्सियस V2O5। अब ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और और वाटर ये में, बन जाएगा, ये मैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है आपके पास। ये भी जिस याद तरह वो रखना है। पीछे हमने पढ़ा था मेलोनिक एसिड और फिर वो एंड पे हमारे पास आ गया जी, था मिलोनिक बेंजाइल। एनहाइड्राइड मैलिक एसिड बनता है। आपको वो हाँ जी। एमसीक्यूज में इसका रूट पूछेगा। वो कह सकता है कि जब हम बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं V2O5 के साथ, जी तो सर। बताइए कि सबसे पहले कौन सी चीज बनेगी और फिर कौन सी चीज बनेगी। तो तो पहले पहले मेलोनिक मैलिक एन एनहाइड्राइड फिर और मैलिक एसिड मैलिक वो बन मैलिक जाएगा। मिलोनिक नहीं बेटा, मैलिक। सॉरी, मिलोनिक मैलिक समथिंग है। एनहाइड्राइड। हाँ जी, और फिर मैलिक एसिड। ठीक है अच्छा, सर। V2O5 एक कैटलिस्ट है जो कि पॉइजन हो जाता है, खराब हो जाता है। यानी मतलब अगर हम रिकवर नहीं होगा। ये खराब हो जाएगा अगर हम इसमें आर्सेनिक डाल देंगे तो। आर्सेनिक, आर्सेनिक क्या ठीक है। करेगा, इस वाइनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट को पॉइजन कर देगा। तो सर हम पॉइजन करा क्यों रहे हैं, इसको स्टॉप नहीं करने के नहीं लिए नहीं 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 रिएक्शन? नहीं। मैं जनरल एमसीक्यूज बता रहा हूँ अच्छा, कि जनरल, ठीक है आर्सेनिक, ठीक है हाँ जी, ठीक है। आर्सेनिक की वजह से V2O5 की पॉइजनिंग हो जाती है, अच्छा, खराब हो मुझे लगा जाता है। कोई रिएक्शन में इसको डाल रहे हैं, मैं कहा वजह क्या सेकेंड ईयर होगी। में लिखा हुआ है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं ना, उसके अंदर भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है V2O5, लेकिन उसमें आर्सेनिक प्योरीफायर लगे होते हैं। और आर्सेनिक को प्योरीफाई किया जाता है, यानी आर्सेनिक को पहले साफ किया जाता है बाय FeOH3। ये भी ऑब्जेक्टिव है। ये सिर्फ इसके साथ इंफॉर्मेशन मुझे याद आई तो मैंने कहा मैं साथ साथ बता दूं आपको कि आर्सेनिक जो है ना वो V2O5 को पॉइजन करता है। तो हम क्या और यूज एच टू करते हैं एस ओ फिर? जी, H2SO4 की जो इंडस्ट्री है ना, कॉन्टेक्ट प्रोसेस में यूज होता है। इसको प्यूरिफाई करने के लिए फिर हम क्या यूज करते हैं? FeOH3। ओ एच थ्री। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है जो आपने याद रखनी है, फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाऊंगा कैटलिस्ट के टाइम। ओके सर। अच्छा, ओजोनोलाइसिस का वही रूल है, आपने ये तीनों डबल बॉन्ड ब्रेक कर देने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ओजोनोलाइसिस होता है, तीनों हाँ डबल जी, वो बॉन्ड जिस ब्रेक हो तरह जाते हैं। नीचे से वो पहले नीचे गया और फिर ऊपर टूट के ऊपर आ एग्जैक्टली, गया और वो फिर ओवरऑल बन गया। पहले वो हमारे पास बनता है ठीक। ना, ओजोनाइड बनता है, और ओजोन उसके बाद और हाँ जी। मोनोजोनाइड बनता है। और हाँ जी, और फिर एंड पे वो फिर वो जी, जो बना उससे मोनोजोनाइड, बनाना। फिर ओजोनाइड, और फिर वो टोस्टर। तो ये आपके पास ठीक। ग्लाइऑक्सल, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी एंटी टेस्ट का एमसीक्यूज है। मैंने ऐड डायरेक्टली नहीं किया था, आपने याद रखना है कि अगर बेंजीन को हम ओजोनोलाइसिस करवाएं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है ग्लाइऑक्सल, और अगर इसकी ब्लैक सर। फर्दर फिर ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड बनता है। ठीक है। ये आपने याद रखना, ठीक है। ठीक हो गया। एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, आप बेंजीन के ऊपर कोई भी साइड चेन लगाते हैं, 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 50,000 कार्बन हो, आप हम्म। जब भी उसको ऑक्सीडाइज करवाएंगे साइड चेन को, तो बेंजीन वो को नहीं, बेंजोइक एसिड देगा। वो हमेशा बेंजोइक एसिड रहता है, बाकी सारे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ओके। बेंजीन के ऊपर कोई भी आर ग्रुप लगाओ, कोई भी आर ग्रुप, यस सर। जब आप उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? आपको मिलता है बेंजोइक एसिड। कोई भी आर ग्रुप हो सकता है, लेकिन मिलेगा क्या हमेशा? बेंजोइक एसिड। ओके सर। और इसके साथ क्या मिलेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ वो, ठीक है। जी सर। अच्छा, सर और ये जो हेलोजिनेशन है उसके अंदर कोई स्पेसिफिक कैटलिस्ट ऐसी चीज नहीं है? ना वो आगे जाके बेटा, ये तो मैंने साइड चेन, यानी ये मैंने वो रिएक्शन बताए हैं जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो रहा होता है। ओके। अब हम वो रिएक्शंस करेंगे जिनमें हम कह रहे हैं बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ओके। ठीक है। अब देखें जरा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। इसमें एक स्टेप सबसे पहले आता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है क्या? देखिए, सबसे पहले इसका एक जर्नल सा मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करें ताकि आपको इसकी इलेक्ट्रोफाइल, बेसिक, इलेक्ट्रॉन लेविंग। इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीशीज। ओके। ये देखिए, बेंजीन रिंग के ऊपर जो भी अटैक करेगा ना, वो एक बड़ा यस सर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन लवर होना चाहिए।
ताकि वो बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं ना इसके अंदर, ये तो यस स्टेबल है। सर। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल लेकर आएंगे ई पॉजिटिव। यहां से जो ये वाला बॉन्ड है ये अटैक करेगा इस ई पॉजिटिव के ऊपर। नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो ही नहीं ना सकती आपके लेवल पे, याद रखना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। वैसे ठीक है। हायर लिटरेचर में रिसर्च लेवल पे इसको भी करवाया गया है, लेकिन आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही अटैक करेगा। तो देखें कि जब ये अटैक होगा तो ये बन गया ई, इसके साथ आ जाएगा एच, और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि यहां से ओके सर। इलेक्ट्रॉन गया ना इस ई के पास, तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके अगले स्टेप में ये उसको एच को रिमूव कर लेगा। अब एच को रिमूव करने का तरीका क्या है, यहां से एच रिमूव करना हो तो आपको कोई चीज ऐड करनी पड़ेगी जो एज अ बेस एक्ट करेगी। और बेस ओके क्या करेगी, यहां से एच पॉजिटिव को निकाल देगी। जब ठीक हो बेस गया सर। एच पॉजिटिव को निकाल देगी तो ये वाला बॉन्ड जो है दोबारा अपनी पोजीशन पे चला जाएगा, और वो वापस न्यूट्रल आ जाएगा। और हमारे पास दोबारा इसका एरोमेटिक कैरेक्टर रिकवर हो जाएगा, और और वो इसके हमारा साथ ई इलेक्ट्रोफाइल लग भी जाए। लग गया होगा। हाँ अब लग एक को निकाला और दूसरे को ऐड किया, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, ओके। सब्स्टिट्यूशन, एक को निकाल के दूसरा ऐड कर देना, बेसिकली इसमें सब्स्टिट्यूशन। आपके पास मुख्तलिफ इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम इलेक्ट्रोफाइल को प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसे कहते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स ओके। बनते कैसे हैं बेटा, इसमें आपके पास जो आपकी बुक में इलेक्ट्रोफाइल्स है ना, उनमें आता है नाइट्रेशन, नाइट्रोजन, NO2। 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 नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, हम नाइट्रिक एसिड को HNO3। HONO2, ये HNO3 है, ठीक है, हाँ। इसको मिला देते हैं बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये है H2SO। सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक हो गया। अब यहां से OH और यहां से H, ये मिलके क्या बनेगा, वाटर। वाटर बन जाएगा। क्या पास, तो हम कह सकते हैं यहां से OH और यहां से H मिलके बना वाटर। तो हमारे पास बन गया H2O। हाँ इसके साथ ठीक क्या है। बना, इस HSO4 NO नेगेटिव और नेगेटिव, और उसके प्लस साथ NO2 पॉजिटिव। पॉजिटिव। जी। अब ये जो NO2 पॉजिटिव है ना, ये इसकी जगह ये आएगा ई पॉजिटिव की ये जगह। हमारे पास आएगा अटैक करने बेंजीन को, ये इलेक्ट्रोफाइल है बेसिकली। अच्छा चले, मैं एक मैकेनिज्म भी आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि ये किस तरह से एक्ट कर रहा है, ठीक है। ठीक है ये सर। देखिए, ये आ गई हमारे पास बच्चे बेंजीन, और यहां पर अटैक हुआ किसका, NO2 पॉजिटिव। यहां यस सर। से बेंजीन निकली, NO2 पॉजिटिव पर गई, हम्म। और सबसे पहले यहां पर इसकी ये सिचुएशन बन गई, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, वहां पर H यहाँ निकल H, आया। और यहाँ और पर आ वहां गया आपका NO2 ऊपर लग गया। NO2। NO2। अब ठीक हो गया। बताइए यहाँ पर एज अ बेस कौन वर्किंग करेगा, बेस हमारे पास यहाँ पर आएगा वो HSO4 से। HSO4 नेगेटिव, शाबाश। नेगेटिव, बिल्कुल ठीक हो गया, ये सही यहाँ याद है। से H पॉजिटिव गेन करेगा, ये हाँ बॉन्ड जी। वापस चला जाएगा, तो आपके और ये पास अपना पूरी वापस की पूरी, H2SO4 बना लेगा। शाबाश। तो कैटलिस्ट है ना, तो हाँ कैटलिस्ट जी। रिएक्शन में हिस्सा लेता है, लेकिन एट द लास्ट वैसे का वैसे आउट हो जाता रिकवर है। हो जाता है हमारे तो ये पास। आ गया NO2। जी बात सर। समझ आई। बिल्कुल। यस सर, समझ गया। अच्छा, अब यहां देखिए, ये बन गया आपके पास NO2 पॉजिटिव, नाइट्रेशन। इसके बाद आता है हमारे पास सल्फोनेशन, ये तो नाइट्रेशन है ना। जी सर। अब हमारे पास मुख्तलिफ हैं, जैसे सल्फोनेशन है। अच्छा पहले हेलोजिनेशन बताता हूँ। हेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजन। अब कोई भी हेलोजन हो सकता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। हमारे पास जो भी हेलोजन होगा ना, मिसाल के तौर पे हेलोजन को मैं लिख लेता हूँ एक्स से, यहाँ फ्लोरीन नहीं हम यूज करते, X2।
बेटा इसको मिला देते हैं FeCl3 के साथ। ओके। ये बन जाता है X पॉजिटिव प्लस EL3। FeX4 नेगेटिव। ठीक। X है ना हेलोजन, यस सर। FeX, यहां पर भी X। बेटा मैं X लिख लेता हूं ताकि हमें जनरलाइज रहे। X4 नेगेटिव, ये अटैक का बेस करेगा और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, जी सर। एक आ गया नाइट्रेशन, एक आ गया हमारे पास हेलोजिनेशन, एक आता है सल्फोनिफिकेशन। हाँ। सल्फोनेशन। सल्फोनेशन। अब इस सल्फोनेशन में क्या होता है, हम लोग अच्छा HSO4। इस ना ना इसमें एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल HO, ये गौर करना, SO3H, यही है ना सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ जी। सल्फ्यूरिक एसिड को दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल से मिलाया जाता है, यानी एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल से मिलता है। अब गौर करो, यहां से OH और यहां से H मिलके क्या बन जाएगा, वाटर। शाबाश, क्या बन जाएगा, वाटर। वाटर बन गया। ये वाला जो SO3 है, ये यहां पर गैस बन जाती है SO3। हाँ जी, और H2SO4 रिकवर हो जाएगा। नहीं नहीं, वो जो SO3 बन SO3 गया। का H। हाँ जी। SO3 का जो H है ना, वो इस वाटर के साथ मिलता है और ये बन जाता है H3O पॉजिटिव। ओके, तो सर H हमने रिकवर कैसे करना है H2SO। और मैं बताता हूं, ये आ गया HSO4 नेगेटिव। ओके सर। अब SO3 के ऊपर तो चार्ज ही कोई नहीं, देखो NO2 के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था, अगर आप गौर करो तो। हाँ जी। हेलोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन SO3 के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो ये इस फिर पे ये न्यूट्रल है। कैसे इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्वेश्चन है सर। एमसीक्यूज का, कि इस पे तो पॉजिटिव चार्ज ही कोई नहीं है। लेकिन हमें याद रखना है कि जो बेंजीन है ना, जी सर। वो बेटा अटैक करती है इसके ऊपर, SO3 के ऊपर, S डबल बॉन्ड O, ये है SO3। अब ये इतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है क्योंकि 3 ऑक्सीजन लगी है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ जी जिसकी सर। वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचता है बेंजीन का, और ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है। जिसके बाद हमारे पास ओके। पहली सिचुएशन क्या बनती है, ये वाली, ये आ गया S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां आ गया H और यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यस सर। अब गौर करना है इसके ऊपर, इसको जरा मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि ये आ गया। अब इसके ऊपर कौन अटैक करता है, इसके ऊपर ये HSO4 अटैक करता है, ओके, अलग फिर अटैक HSO4 होगा। नेगेटिव। जब ये अटैक करेगा तो यहां से H पॉजिटिव निकल गया, ये बॉन्ड वापस आ गया, तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया ये बेंजीन, बेंजीन का करेक्टर रिकवर हो गया, और यहां आ गया S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसके साथ क्या निकल जाएगा दोबारा, ये वाला रेड वाला H2SO4। मैं इसको रेड कलर से बना देता हूं ताकि आपको याद रहे कि हम इस रेड वाले H2SO4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, जी सर। ये वाला, तो ये जो HSO4 है ना, ये दोबारा रिकवर होके क्या बन जाएगा, H2SO4। H2SO4, कैटलिस्ट ठीक हो है, गया। यानी H3O को हमने कुछ नहीं करना है इधर। यहां पर H3O डायरेक्टली अटैच नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। और जो यहां से H3O पॉजिटिव है ना, ये वाला, इसके अंदर से हाइड्रोजन निकल के यहां अटैच हो जाता है। ठीक है, जिसके बाद हमारे पास क्या बनता है, वाटर। ये बेंजीन, वो हाँ एस। और इसमें आ जाएगा SO3H प्लस H2O। ओ।
ये बात याद रहेगी। सर ठीक हो। ये सल्फोनेशन है। अच्छा, सल्फोनेशन के बाद हमारे पास क्या आता है? सल्फोन एल्काइलेशन। जी, सल्फोनेशन के बाद आता है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सही हो। फ्रीडल क्राफ्ट में हमारे पास आते हैं पहला अल्काइलेशन। हम्म। अल्काइलेशन, अल्काइलेशन का मतलब है आर ग्रुप ऐड करना। ओके। ठीक है। और इसमें एडिशन होता है आर ग्रुप। आर पता है ना, अल्काइल ग्रुप को हम कहते हैं। यस सर। कोई भी कार्बन के एंड से, किसी भी अल्केन के एंड से आप एक हाइड्रोजन निकाल दे तो वो अल्काइल बन जाता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम आर और एक्स लेते हैं, कोई भी हैलोजन हो सकता है। और इसमें जो कैटलिस्ट हमारी बुक में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एल AlCl3। AlX3, कोई भी हो सकता है ना। ओके। ये बनेगा आर पॉजिटिव प्लस AlX4 नेगेटिव। अब ये आर पॉजिटिव वैसे ही बेंजीन पे अटैक करेगा जैसे हमने पिछली बार अटैक करवाया था। ठीक है, ये यहां से अटैक करेगा और सारा मैकेनिज्म वैसे ही होगा। एंड पे यहाँ AlX4 अटैक करेगा इसके ऊपर बेस की तरह, और जी सर। HX अलहदा हो जाएगा, जो यहां से H निकलेगा। और एंड पे आपके पास अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच हुआ होगा। ठीक है, इसको आप यूं जी बना सर। सकते हैं, मैं बना देता हूँ, चलिए एक स्टेप पर। ये आ गया R, इधर आ गया H, और इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। ओके सर। दूसरा होता है असाइलेशन, ये तो अल्काइलेशन है ना। दूसरा होता है असाइलेशन। असाइलेशन में हम क्या करवाते हैं, असाइल ग्रुप ऐड करवाते हैं। असाइलेशन का मतलब क्या है, एडिशन असाइल ग्रुप। ऑफ असाइल ग्रुप। एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। और ये एसाइल ग्रुप कौन सा होता है, ये RC डबल बॉन्ड O। जब ये वाला ग्रुप हम ऐड करवाएंगे ना, जी सर। इसको हम कहेंगे असाइल। सर कोई एग्जांपल दे देंगे इसकी? तो इसकी एग्जांपल भी कर देते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाता है, देखें। RC डबल बॉन्ड O, Cl लिख लिया मैंने सपोज, और R की हम्म। जगह मैंने लिख लिया C2H5। जैसे ही मैं इसको कैटलिस्ट से मिलाऊंगा ना AlCl3 के साथ, हम्म। मेरा पॉसिबल प्रोडक्ट क्या बनेगा, पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगा AlCl4 C2H5 C डबल C2H5 बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O, और यहाँ चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ जाएगा। और कार्बन क्या हमारे पास आएगा, AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा। शाबाश। अब जो बेंजीन है वो किस पे अटैक करेगी, बेंजीन ये C2H5 C डबल बॉन्ड O पे। शाबाश, बेंजीन अटैक करेगी। अच्छा, बच्चे ना इसको गलत बनाते होते हैं, वैसे तो ये थ्योरी में गलत बनाते हैं, लेकिन आपको समझा देता हूँ। असल में जो कार्बन है ना, ये अटैक उस पे होना है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना कार्बन पे। जी सर। वो बच्चे इसके ऊपर यानी इस कार्बन पे अटैक करवा रहे ना थे ना ना ना, C2। ये गलत है, ये मुझे याद, ये आइडिया है मुझे, इस जी तरह जी जी, बनता है। तो ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है। और जी ये सर। आपके जी। पास जो इंटरमीडिएट बनेगा, उसमें बेटे पहले कुछ ये फॉर्म आ जाएगी, C डबल बॉन्ड O, C2H5, यहाँ H और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ आती है आपको। यस सर। अच्छा, अगला काम इससे बड़ा आसान है।
जब ये बन जाएगा तो अब हम इसके ऊपर फर्दर अटैक करवाएंगे। ये देखो, यहां अटैक होगा इसका AlX4 नेगेटिव पर। AlCl है ना, तो जी AlCl4 नेगेटिव। यहां से एक क्लोरीन इस H से मिलेगा और H पॉजिटिव निकल जाएगा, ये कंपाउंड इधर वापस आ जाएगा रिंग के पास। तो यस हमारे सर। पास कुछ इस फॉर्म के प्रोडक्ट आ जाएंगे और ये एसाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया। यस सर। और HCl और हमारे पास AlCl3 ये वापस आ बात गया। समझ आ गई? यस सर। ये आपके पास आ गया एसाइल ग्रुप। ओके। ठीक है। एल्काइल ग्रुप अच्छा, में भी इसी तरह HCl बनता है ना? एग्जैक्टली। ठीक अच्छा, हो गया। ये एसाइलेशन समझ आ रही है आपको, ये किस तरह से चल रहा है? यस। तो यस सर। आपके पास अटैक, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ बेस, ये 3 स्टेप्स होते हैं। अब ये हम्म। एमसीक्यूज देखो, ये भी एंटी टेस्ट का एमसीक्यूज रहा है। अब एमसीक्यूज में आपको समझ आएगी, बड़ा सिंपल है। C2H5। हाँ, वो कह रहा है पॉजिटिव विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। C2H5 नहीं C2H4, होगा? H4। हाँ, H4 मैं फाइव फाइव बोली जा रहा हूँ। शाबाश, ये बड़ा मजे का एमसीक्यूज है। जब आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है तो इंटरमीडिएट क्या होता है? देखो, इसको समझने के लिए ना एमसीक्यूज को आपको देखना पड़ेगा कि बेंजीन की हिब्रिडाइजेशन क्या होती है। बेंजीन की सर हिब्रिडाइजेशन है, टेट्राहाइड्रल नहीं होता? बेंजीन की हिब्रिडाइजेशन है sp2। हाँ जी सर। जब वो बीच में जाती है ना इंटरमीडिएट में, यहां हाँ पर, जी। यानी जब हम इंटरमीडिएट में जाते हैं ना, तो इंटरमीडिएट में इसकी हिब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3। जी सर, तो वो टेट्राहाइड्रल ही है फिर? जी, इंटरमीडिएट में होगी sp3 और एंड पे क्योंकि दोबारा एरोमेटिक कैरेक्टर रिकवर होता है, तो ये तो क्या वो हो जाती है sp2। दोबारा? sp2। जहां पर कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, हाँ जी। यहां पर भी वो sp3 हो गया। तो इसका मतलब ए और डी तो हो ही नहीं ना सकता। हम्म। ठीक हो गया, ए और डी हमने निकाल दिया क्योंकि सेंटर के अंदर तो वो sp3 हो गया है। और जी sp3 की सर। शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल। हाँ जी, तो सर चार्ली हुआ ना, sp2 प्लेनर हाँ होता है। जी, sp2 एंड sp3। तो जी सर। चार्ली इज द राइट आंसर। ये मेरा याद पड़ता है, ABX वाला एक चैप्टर है, वो दिमाग से मेरे निकल के फर्स्ट ईयर का है, उसके अंदर शायद ये है बेटा सारा। ये सारा ना असल में वेस्पर थ्योरी की बात कर रहे हाँ, वेस्पर थ्योरी है, यस, वही को मुझे क्लिक कर रहा था। हैं। तो ये वो चीज है। ओके ओके। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये क्लियर हो गया एमसीक्यूज हमें। इस पूरे में कोई प्रॉब्लम बेटा मेरे नहीं ख्याल से प्रॉब्लम होगी, ये बड़ा अच्छे नहीं से नहीं, हमने कोई एक्सप्लेन प्रॉब्लम कर नहीं है। दिया। ओके। इसके बाद ये देखो, फ्रीडल क्राफ्ट है, सारे मैकेनिज्म आगे बने हुए हैं, मैंने आपको बता दिए हैं सारे के वो सारे। हमने पूरा ठीक है। अभी कर ही लिया है, इसको डिस्कस कीजिए। हम्म। अब यहाँ पर जो हमने डिस्कस करना है ना बेटा, इससे अगला पोर्शन जो है वो है जो अटैक होगा, ऑर्थो मेटा एंड पैरा डायरेक्शन। हम्म। ऑर्थो पैरा। एंड पैरा डायरेक्शन या डायरेक्टिंग। मेरा ख्याल है ये लास्ट टॉपिक है। जी बेटे, हाँ। ये कवर हो गया सारा हमारा। हाँ सही है। बस फिर इसको मैं एक बारी ना हम्म। दोपहर में वो दो असल घंटे में दो ना मैं मैं इसको रिवाइज आपके साथ करता हूँ। इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करता हूँ। वैसे एंटी हाँ जी। टेस्ट में इतनी डिटेल में नहीं जाते टीचर, मुझे पता है ना, वो बस ऊपर ऊपर से यानी ऊपर मतलब ये कि इतनी डिटेल्स के एंटी टेस्ट में टाइम ही नहीं होता क्लास टाइम में। नहीं लेकिन नहीं, इसमें उनको आपको ये, भगाना पड़ता है, उनको सर टाइम ही सिर्फ ना मुश्किल से 40 से 45 मिनट दिन का मिलता जी है, जी उसमें जी क्या जी है जी। वो कर लेंगे। और उसमें नहीं भी आधा टाइम बच्चों के कर तो सवाल भी लेते हैं, वो पूछते रहते बच्चे हैं। पे लोड ज्यादा आता है। अच्छा, ये बच्चे और सर पैरा डायरेक्शन को समझते हैं, ठीक है। जी सर। ये देखो, दो किस्म के ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप सर होता है, जी जी, एक सेकंड में वॉशरूम हो जरा, 1 मिनट में बस आया। जी जी आप प्लीज। जी सर। जी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या है, ये देखिए।
इस बात को जरा तवज्जो से सीखना है। ये मैंने बनाया बेंजीन, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने लगा दिया फिनोल, OH। ओके। अब आपने इसको जरा गौर से समझते जाना है। वैसे तो आपको जरूरत नहीं है, आपको याद रखना चाहिए इन ग्रुप्स को, लेकिन मैं समझाने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। ये हमारी एफएससी के लिटरेचर में एज सच में लिखा हुआ, वो अल्कोहल्स वाले चैप्टर में ना, अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर में उन्होंने इसका जिक्र किया हुआ है, बेंजीन में नहीं है एज सच। ये देखो, ओके। ये जो रिंग होता है ना, बेंजीन का रिंग, आपको ये तो पता है कि ये घूम रहा है। आपने ये भी याद रखना है कि इसके ऊपर ऐसा ग्रुप लगाओ जो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इस रिंग की ये प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके सर। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है अपनी को। जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो सबसे, सॉरी माय बैड, सबसे कोई पहले क्या मसला होगा? सबसे पहले ये गौर करना जरा इसी स्ट्रक्चर के ऊपर, कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि नीचे आ जाएंगे ना, तो यहां पर जी। बन जाएगा डबल बॉन्ड। ओके। अब क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहां बन रहा है, तो कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना, 2 ऊपर 2 नीचे और 1 इधर। तो नहीं, ये इससे तो क्या नहीं कर होता सकते। है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर आ जाता है, जिसकी वजह से इस पोजीशन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जी अब सर। यहां पर आया नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन नीचे भेज दिए, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? ऑक्सीजन पे आ जाएगा अपने उस पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। जो उसमें। अब इस पॉजिटिव को कवर करने के लिए ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? बिल्कुल क्या जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, तो आपने याद रखना है, ये मैं एक स्टेप में बना रहा हूं, कि H बन जाएगा पॉजिटिव, जी। और ये बन गया। इसीलिए फिनोल को कहते हैं कि फिनोल एसिडिक इन नेचर होता है। क्यों एसिडिक इन नेचर होता है? क्योंकि फिनोल क्या करता है, अपने इस H पॉजिटिव को लूज कर देता है, और जो H पॉजिटिव लूज करता है उसे हम क्या नाम देते हैं केमिस्ट्री में? सर एसिड सॉरी सर। कहते हैं। जो अपना अंदर से H पॉजिटिव आयन रिमूव करता है उसे हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पहला स्टेप बनेगा, राइट। ओके सर। अब आगे देखो, अब ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां स्टेबल नहीं होगा, बल्कि ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन चार्ज आगे की तरफ क्या करना शुरू हो जाएगा, मूव होना मूव शुरू ऑन हो करता जाएगा। जाएगा, ठीक हो गया। जब ये मूव ऑन होना शुरू हो जाएगा, तो इसकी सिचुएशन कुछ यूं बन जाएगी। ये मैं साथ साथ इसलिए बना रहा हूं ताकि कुछ टाइम बच भी जाए और आपको ये स्टोरी समझ भी आ जाए। ये देखें, जब ये मूव करेगा, तो हमारे पास तो सिचुएशन ये है ना। सॉरी, इसका लॉन पेयर रिकवर हो चुके हैं, मैं यहाँ बना देता हूँ। और हमारे पास यहाँ पर वो डबल बॉन्ड भी नहीं है। अब क्योंकि ये यहां पर आ रहे हैं, तो आपके पास बेटा जो डबल बॉन्ड बनेगा, ओके, जो डबल बॉन्ड बनेगा वो यहां बनेगा इस पोजीशन पे, क्योंकि जी ये सर। इलेक्ट्रॉन इधर आया ना, और इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी, वेकन। नेगेटिव। हाँ जी, वही नेगेटिव। और यहां पर चार्ज साथ H पॉजिटिव चल रहा है। जी। अब मुझे बताइए, सर ये क्या क्यूल का नहीं चल पड़ा स्ट्रक्चर। बस उसी तरह का लगा लें आप, चले। आप इसको अपने लेवल पे यही याद रखें। असल में तो हम बॉन्ड बना के शो कर रहे हैं ना, हायर लेवल पे हम बॉन्ड बना के नहीं शो करते, हम रिंग बनाते हैं इसके अंदर। लेकिन ओके आप ओके। क्यूल के हवाले से याद रख लें कि क्यूल का स्ट्रक्चर इतना बुरा नहीं है, उसका स्ट्रक्चर काफी एक्सेप्टेबल है। बस वो एक ही चीज है जो उसकी प्रॉब्लम, अदरवाइज वो ठीक है। लो बेटा आप हाँ, वो गौर उसके करो। डेंट की वजह से था, हाँ वो ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा इस कार्बन पे, और यहां से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस कार्बन पे। जी। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आए और वो अगले कार्बन पे चले गए, तो बच्चे हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी, अब वो पहले से थोड़ी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। और डिफरेंट कैसे होगी, एक बॉन्ड यहां है, एक बॉन्ड यहां है, और नेगेटिव चार्ज कहां चला गया,
ऊपर चला गया राइट साइड। इस जगह पे, और इसके साथ क्या चल रहा है, H पॉजिटिव चल रहा है। जी सर। इसीलिए फिनोल को एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू हो जाता है। H पॉजिटिव ज्यादा देर तक सॉल्यूशन में मौजूद रहता है, जिसकी वजह से ये एसिडिक हो जाता है। अदरवाइज फिनोल इज नॉट एन एसिड। लेकिन फिनोल को क्यों एसिड कहा जाता है, क्योंकि वो अपना H पॉजिटिव आयन यूज कर सकता है। अब लास्ट में जी क्या सर। होगा, ये गौर करना, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के पास आएगा, और इसके साथ जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का चल रहा है, ठीक है ना, वो ये वो डबल टूट बॉन्ड कहाँ जाए। चला जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा ऊपर ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन दोबारा किससे मिल जाएगी, H पॉजिटिव के साथ। तो हाइड्रोजन के। आपके पास एट द लास्ट फिर से वही बेंजीन का स्ट्रक्चर आ जाएगा, और हम कह सकते हैं कि ये दोबारा ये बन जाएगा OH। जी, दोबारा वही बन गया। जी सर। अब मुझे एक बात यहां सोच कर बतानी है आप, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, इस पूरी सिचुएशन के अंदर, रिंग के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था तो वो किस किस पोजीशन पर मूव कर रहा सर ऑर्थो और पैरा में। था, ऑर्थो और। पैरा पे। इसीलिए जब भी इसके ऊपर किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना होगा, मैं इसको यूं वो बनाता हूं। ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग जगह पे आएगा। शाबाश, अब समझ आई। समझ गया हूँ, ये इस इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग की वजह से ये इन पोजीशंस पे आएगा, समझ गया। एग्जैक्टली exactly। तो बेटा ओके हो ये जो गया। हमारे पास बेंजीन है ना, इसमें ये पोजीशन नेगेटिव बनती है, ये पोजीशन नेगेटिव ये बनती है, बनती और है ये। और वो बनती है। तो जब ओके। भी इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव अटैक करेगा, तो वो वो किन इन पे पोजीशन पे पोजीशन पे करेगा। करेगा। ऑर्थो या पैरा। हाँ, आइदर ऑर्थो या पैरा। और पैरा। अच्छा, आप बड़े लेवल पे पढ़ेंगे कि जो बड़े ग्रुप्स होते हैं वो पैरा पे ज्यादा जाते हैं, छोटे ग्रुप ऑर्थो पे अटैक करते हैं। क्यों, बड़े ग्रुप की रिपल्शन OH के साथ ज्यादा होगी ना, वो पैरा पे जाएगा, और हाँ छोटे ये ग्रुप्स भी की रिपल्शन कम होगी, वो ऑर्थो पे कम आएगा। होगी लेकिन तो वो मेटा पे आ जाएगा। ना ना ना, मेटा पे नहीं, ओ सॉरी, ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो पे। ऑर्थो और पैरा का ताल्लुक है उसके साइज से। बड़े साइज के इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पैरा पोजीशन पे आते हैं, और छोटे साइज के ऑर्थो पोजीशन पर आते हैं। ऑर्थो। आपको ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शन समझ आई। बिल्कुल सर। ये मुझे यकीन है कि इससे पहले समझ नहीं आई हो। अब आ गई। ये बच्चों को नहीं समझ आती, क्योंकि मुझे पता है ये इस तरह से FSC में नहीं लिखा होगा, और ना ही अनफॉर्चुनेटली ये इस तरह से हम पढ़ाते हैं, क्योंकि टाइम बड़ा लिमिटेड होता है। अब हम्म। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जितने हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डोनेटिंग ग्रुप ग्रुप हैं, वो वो होंगे कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। शाबाश, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। पैरा डायरेक्टिंग। तो फिर मेटा वाले में वो आएंगे जो एक्सेप्टिंग है। शाबाश, माशाल्लाह, आप हो लाइक यार, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, आप हो लाइक, आप चीजों को पिक करते हो, जल्दी पिक करते हो। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये आपकी स्कूलिंग भी बड़ी स्ट्रांग है, और FSC में जो नंबर थोड़े से, मतलब अगर रह गए हैं ना, तो हाँ वो जी। मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा लूप होल था, अदरवाइज आप नंबर बहुत अच्छे लेते। वो सर देखो मैं ना, बताता हूँ कॉल क्या है, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, अगर आप मेरी राइटिंग देखें आप अल्लाह ताला कहेंगे है। अल्लाह माफ करे कौन से कीड़े मरे हुए हैं। नहीं नहीं, डॉक्टर बनने का पूरा इरादा है आपका। हाँ वो मेरे मेरे पुराने टीचर हैं, मुझे यही चढ़ते, कहते तू बनने से पहले ही डॉक्टर है, बेफिक्र हो जा। ओके। तो वैसे मेरे फादर भी डॉक्टर थे, लेकिन ऐसा नहीं था, वो तो बहुत नहीं नहीं खूबसूरत ऐसा लिखते नहीं है, थे। ये वैसी ना बात मशहूर है, मेरी मम्मा की राइटिंग भी बहुत अच्छी है, वो है डॉक्टर, माशाल्लाह। ये बंदे टू बंदा डिपेंड करता है। मुझे लगता है ये डॉक्टरों के ऊपर ना, हमें कोई किसी ने मीम टाइप बनाई हुई सर नहीं, है। मेजोरिटी अगर आप देखें ना, मेजोरिटी के अंदर गंदी ही राइटिंग है, अच्छा, छोटे ही परसेंटेज है। वो हाँ। मेडिसिन ही इस तरह लिखते होंगे ना, कि नहीं वो सर, वो बस लिखना ही वही। इतना पड़ता है उन्हें सारा सारा दिन। हाँ, ये तो है, सारा दिन बंदा क्या लिखता रहेगा। अच्छा जी, अब आते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की तरफ। देखें, जी। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से, मेटा
डायरेक्टिंग। हम्म। अच्छा, मेटा डायरेक्टिंग तो एफएससी में जरा भी नहीं लिखा हुआ ना, सिर्फ उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये ग्रुप्स हैं जो मेटा डायरेक्टिंग है। उसके अलावा कोई भी उन्होंने यहाँ पर रीजन नहीं दी हुई। मैं आपको थोड़ी सी रीजन दूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि मेटा डायरेक्टिंग किस तरह से है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि हमने यहाँ ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि ये कोई वैसा पेपर तो नहीं है ना, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एंटी टेस्ट के हाँ लिए। जी सर। जी सर। इसमें बेटा हमने अंडरस्टैंड क्या करना मैं बताता हूँ। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का मतलब जब भी आएगा ना हमारे सामने, जी। विड्रॉ का मतलब है इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। लिखा एक्सेप्ट करना, अपने पास ले आना ना दूसरे जी। ग्रुप से, ठीक अब है। जो यहाँ पर है ना NO2 ग्रुप, मैं एक ही बनाऊंगा, एक ही से इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। हम्म। यहां पर लग गया N डबल बॉन्ड O and O, ये है NO2। और नाइट्रोजन पर चार्ज होता है पॉजिटिव। जी। अब जो ये वाला ग्रुप है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से खींचेगा? ये अपने तरफ खींचेगा उधर से, ऑक्सीजन साइड से नहीं बच्चे, पहले। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं खींचने देता अपना। अच्छा। वो हाँ ये कहां स्ट्रॉन्ग से बहुत है, खींचे? बल्कि नहीं देगा, सही कह रहे हैं, ये आएगा बेंजीन से अपना खींचने का। शाबाश। अब गौर करो, एक स्टेप में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर यहां से ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास आए, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास। तो इस जगह पर कौन सा चार्ज बनेगा? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर आए, तो यहां कौन हाँ सा जी। चार्ज आएगा? यहाँ फिर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये और पूरा करने अगर, के लिए राइट से लेके आएगा, फिर वो शाबाश, वहां ये अगर पॉजिटिव यहां आ चार्ज आ जाए, जाएगा। तो यहां हाँ कौन जी। सा चार्ज आएगा? फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मुझे बताएं, जब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप बना होगा, तो किन जी जी। पोजीशंस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा? ये आ रहा है ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है पॉजिटिव तो चार्ज। अगर मुझे इसके ऊपर एक ई पॉजिटिव को अटैक करवाना हो, हाँ वो फिर आएगा मेटा डायरेक्टिंग पे। तो सिर्फ मेटा बचता है जिसके ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पे तो अटैक नहीं ना करेगा। नहीं वो नहीं करेगा। तो इसका मतलब इसका अटैक सिर्फ एक पोजीशन का बचता है, और वो कौन सी पोजीशन है? वो है मेटा डायरेक्टिंग। लो बेटा, इतनी सी कहानी थी, हम्म। ये आपने खुद ही समझ ली। जी जी। ठीक है बच्चे। समझ गया सर। अब आपको वो एमसीक्यूज क्या दे सकता है बेटा, उसकी मर्जी, वो आपको कोई भी एमसीक्यूज दे सकता है। नहीं वो उसकी मिसाल, मर्जी है, उसने बेंजीन की रिंग उसे मिल गया, अब उसने कहना अब जो मेरा दिल किया वो दे बेटा देगा उसमें से उसने उसका। आपको बताना है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कौन से ग्रुप्स हैं, और हाँ मेटा जी। डायरेक्टिंग कौन से हैं। यहाँ मैं टेबल बना देता हूँ, आपको नोट्स में ऐड कर रहा हूँ। आपने इस टेबल का बेटा, जैसे हम अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तानी रट्टा लगाने के बड़े शौकीन हो गए। उसे उगलना है बस, समझ गया मैं। लो बच्चे, ये मैंने आपके सामने ग्रुप रख दिया। हाँ जी सर, मेरे पास मैंने अभी 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 बुक खोली है, उसके ऊपर यही दोनों लिखे हुए हैं ग्रुप एग्जैक्टली। जी। तो आपने बच्चे क्या करना है, अब हम पाकिस्तानी हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि हमने इसको याद कर लेना। वो मुझे समझ गया, इसको मैंने हिफ्स करना है अपने लिए। अब देखें, सबसे ज्यादा ऑर्थो डायरेक्टिंग कौन सा है, ऑर्थो पैरा, जिसमें और ये NCH3, और सबसे कम कौन सा है, ये आपके सामने आयोडीन। ग्रुप लगे। हाँ जी। इसी तरह से मेटा डायरेक्टिंग की अगर बात की जाए, तो उसमें सबसे ज्यादा NO2 और सबसे कम इसमें CO। यहाँ पर ये देखें, मतलब मुफ्ती में ना, अब आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, डायरेक्टली भी देख सकते हैं, एज अ हम्म। नोट से इनको याद रख लें, यानी जिस तरह भी अब आपने इनको याद करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जी जी। ठीक है, ये अच्छा है क्योंकि ना कि यहाँ पर, आपके नोट्स का ना मुझे ये बेनिफिट होता है, सारी चीजें एक साथ हो जाती है ना, तो वो यहीं से बंदा भी पढ़ी जाता है साथ। जी जी बेटा, मैं हमेशा बुक को फॉलो करता हूँ, इंटरेस्ट बुक से ही बनना होता है, सिर्फ बुक की चीजें होती हैं जिनको थोड़ा सा वो आगे पीछे करके अरेंज करते हैं। हाँ जी, वो ठीक हो मैंने गया देखा बच्चे? है, एक से अच्छी तैयारी हो जाती है। दैट्स इट, ये पूरा। अब आपको वो कह दे कि इनमें से कौन सा ऑर्थो डायरेक्टिंग है, इनमें से भी कोई भी एमसीक्यूज एंटी टेस्ट में वो दे सकता है। तो जी हमें क्या सर। करना है, हमें सिंपल इस ग्रुप का याद होना चाहिए, और उसको हमें ग्रुप यहाँ को से याद है। इसको याद होना चाहिए। और ठीक पता है, चल जाएगा हमें ऑर्थो और पैरा और मेटा। तो ये आपके और पिछले एंटी टेस्ट के पास पेपर में है, मैंने वो ऐड नहीं किए क्वेश्चन, लेकिन वो इसी तरह के क्वेश्चन गिवन है।
तो आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। हाँ जी, वो लो मैंने बेटा, वही उसी का पूछा था आपको, ये 2022 का यूएचएस ने दिया हुआ है। जी, तो ये आप किसी भी जगह से देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमारा। ठीक है, लो बेटा, ये ये हमारा आपका, पूरा चैप्टर हो गया जी कंप्लीट। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरा चैप्टर जो है ना मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये जी, सारा एक ही गो में, अब आपने एक ही ये गो में इसको पढ़ना है इंशाल्लाह, आज मैं तो इसको ये पूरा बेसिक हो करना है जाएगा। और इसके फिर जी एमसीक्यू शाबाश। अटेम्प्ट करूंगा इंशाल्लाह। चले, अगर आपका क्वेश्चन है तो पूछ ले दोस्त। जी सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारा समझ लग गया। अभी मैं रिवाइज करके जब एमसीक्यू करूंगा, ये हो सकता है कि मैं सेव कर लूं, जो मुझे जी ना जी, आए वो मैं प्लीज आपसे प्लीज पूछ। आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल आप क्वेश्चन पूछा करें, ये क्वेश्चन पूछना बहुत बेहतरीन होता है।